राधे राधे स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्यूएम क्लासेस। मैं हूं एसडी सर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स में, जो कि है रियल नंबर। और इस वीडियो में हम लोग शुरू से लेकर अंत तक इस चैप्टर को पूरी तरीके से समझने वाले हैं एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से। हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन समझने वाले हैं, शुरू से लेकर सारे कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। सारे जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, हर एक को यहाँ पर मैं सॉल्व करने वाला हूँ और आपको सॉल्व करते करते समझाने वाला हूँ। तो आप लोग जल्दी से जाइए और नोटबुक और पेन पकड़ लीजिए और मेरे साथ इस चैप्टर को खत्म कर दीजिए आज के आज। यकीन मानिएगा, अगर मेरे साथ बैठ के आपने ये चैप्टर अभी के अभी जो भी मैं करवाता हूं अगर कंप्लीट कर लिया, इसके बाद आपको एनसीईआरटी छूने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप तुरंत जाइए और सैंपल पेपर से बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझने का कि चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, विच इज रियल नंबर। अब ये क्या नंबर, रियल नंबर कहीं सुना सुना सा लग रहा है आपको? अगर आप ध्यान दें तो आपने 9th क्लास में भी रियल नंबर्स पढ़ा हुआ है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर आर द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। क्या ध्यान आ रहा है? जो 9th क्लास में फर्स्ट चैप्टर था उसमें जोर दिया गया था इरेशनल नंबर्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले रियल नंबर के बारे में ही 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं कि रियल नंबर जो कि क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन। सो व्हाट इज रेशनल नंबर एंड व्हाट इज इरेशनल नंबर। चलिए, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है कि व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर एक्चुअली में होता क्या है? तो रियल नंबर समझने से पहले आपको यह समझना है कि सर रेशनल नंबर क्या होते हैं। ओके, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, क्योंकि हमारा ये जो पूरा चैप्टर है ये किसके ऊपर फोकस करता है? इरेशनल नंबर के ऊपर मोस्टली फोकस करता है। तो रेशनल नंबर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। रेशनल नंबर आर द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। हम ऐसे नंबर्स को रेशनल नंबर्स बोलते हैं जिनको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा 18 है, तो आप बोलोगे सर ये तो 18 है, 18 के नीचे तो कोई नंबर नहीं है। पी की वैल्यू तो चलो 18 है, नीचे कोई नंबर है या नहीं है? मैं बोलूंगा इसके नीचे हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और मैंने बोला चलो 18/1 आप नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 36/2? तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर, आप एट द एंड इसको काटेंगे तो वापिस से क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। तो क्या मैं 18 को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो जो भी नंबर जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है उनको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। बट यहां पर एक और चीज आपने पढ़ी होगी जो कि होती है वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है? किसी भी नंबर के नीचे अगर जीरो आ जाए, किसी भी नंबर के नीचे अगर जीरो आ जाए तो वो नंबर नॉट डिफाइन हो जाता है, क्योंकि जीरो किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसमें कंडीशन हमेशा क्या लिखते हैं कि रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो हो गया रेशनल नंबर की बात। अब इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? तो इरेशनल नंबर के बारे में हम वैसे इस चैप्टर में आगे जाकर बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, बट फिर भी अभी के लिए 9th क्लास का जो हमने पढ़ा था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 9th क्लास में हमें बोला गया था कि वो सभी नंबर जिनको अंडर रूट के अंदर लिखा जा सकता है, क्या वो सभी नंबर जिनको अंडर रूट में लिखा जा सकता है वो सारे नंबर क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। वो सभी नंबर्स जो अंडर रूट में होते हैं वो सभी क्या होते हैं? इरेशनल। बट शर्त क्या है? अंडर रूट के अंदर जो ये पी है, ये पी जो है ना, दिस शुड बी प्राइम नंबर। ठीक है, ये क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। जैसे कि √2, √5, √3, √7, all these are irrational number. Just by looking at them we can tell that these are irrational number. Why? Because there is a under root and also these all numbers are prime numbers. ये सभी नंबर क्या है? प्राइम नंबर। लेकिन 9th क्लास में क्वेश्चन था कि अंडर रूट 225 क्या ये इरेशनल नंबर है? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये इरेशनल नंबर नहीं है। भले ही इसके पास अंडर रूट है लेकिन 225 जो है प्राइम नंबर नहीं है, तो ये बाय डेफिनेशन इरेशनल नंबर नहीं होता है। साथ ही साथ एक तो ये बात हो गई कि अंडर रूट होना चाहिए इरेशनल नंबर में। साथ ही साथ जब इनका हम क्या करते हैं, इनका हम करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। क्या करते हैं इनका हम? डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन जब करते हैं तो डेसिमल एक्सपेंशन में ये क्या आते हैं? ये आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ये आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये कैसे नंबर आते हैं?
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। खैर इस चैप्टर में हम आगे जाकर चर्चा करेंगे सेकंड एक्सरसाइज में। सेकंड एक्सरसाइज जब हम पढ़ने वाले होंगे उससे जस्ट पहले वापस से हम इरेशनल को वापस से बहुत अच्छी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। खैर तो अभी क्या पढ़ने वाले हैं सर? अभी आप लोग पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, चलिए पहले मैं मिटा देता हूं इसको। रियल नंबर हम समझ चुके हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं, उन्हीं को हम रियल नंबर बोल देते हैं। बाकी आके जाकर अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहला जो पार्ट है वो हमें समझना था कि सर रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स हम समझ गए, इरेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर भी हम इंडिविजुअली समझ चुके हैं। अब हमें जो सेकंड टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पहले था यूक्लिड्स डिवीजन, यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। बट अब क्या है ना, वो सिलेबस से आपके कट चुका है, तो हम उसको ज्यादा ध्यान उस पर नहीं देने वाले। जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा, अब जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा टॉपिक फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? अब आप बोलोगे सर ये क्या है? हमने तो जब भी फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं, फिर इरेशनल नंबर प्रूफ करो और बस यही चैप्टर में होता है। ये तो किसी टीचर ने बताया ही नहीं, और अगर बताया भी है तो उतना अच्छे से समझ नहीं आया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साफ साफ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है। इसको पढ़े बिना हम एचसीएफ एलसीएम वाले क्वेश्चंस पे डायरेक्ट नहीं कूद सकते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक नाम से जितना भारी लग रहा है, ठीक है, नाम से जितना भारी लग रहा है, समझने में उतना ही ये टॉपिक हल्का है। अब इसको मैं अगर बाय डेफिनेशन बोलूं तो इसको बाय डेफिनेशन होती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्या बोला मैंने? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। चलिए इसको लिख के एक बार समझ लेते हैं। इसकी थ्योरम बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed in terms of product of primes and factorization of such are unique। इनके फैक्टराइजेशन क्या होंगे? यूनिक, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। क्या मतलब हुआ इसका? कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब सर आता है प्राइम नंबर क्या होते हैं सर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, सब समझेंगे। सबसे पहले यही समझ लेते हैं, बाद में डेफिनेशन समझते हैं। तो बेटा प्राइम नंबर जो होते हैं, दो टाइप्स के नंबर होते हैं, एक होते हैं प्राइम नंबर और एक होते हैं कंपोजिट नंबर। कुछ भी मैं इस चैप्टर में छोड़ने नहीं वाला हूं जिसके बाद आपको लगे कि काश मेरा बेस कंप्लीट होता तो मुझे ये वीडियो और अच्छे से समझ पाता। ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हम। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच हैव ओनली वन एंड देमसेल्फ एज अ फैक्टर। ऐसे नंबर जो कि डिविजिबल है बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली। क्या लिखा मैंने? ओनली। ऐसे नंबर जो सिर्फ किससे डिवाइड हो पाते हैं? वन से डिवाइड हो पाते हैं और खुद से डिवाइड हो पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू। टू क्या है? सबसे छोटा नंबर, छोटा प्राइम नंबर है टू, ठीक है। टू क्या किसी और की टेबल में आता है? नहीं, टू सिर्फ वन की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है। टू वन जा टू। तो टू को डिवाइड करना है तो या तो आप वन से डिवाइड कर दो, तो टू अपॉन वन तो भी टू आ जाएगा, डिवाइड हो गया। और टू को आप किसी और नंबर से डिवाइड करना चाहते हैं तो वो ले देकर खुद ही है, और कोई भी नंबर नहीं है। और कौन सा नंबर है? थ्री है, फाइव है, सेवन है, डॉट डॉट डॉट। ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो पाते हैं, वन से डिवाइड हो पाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। वहीं पर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय वन इटसेल्फ। वन और इटसेल्फ से तो होते हैं, बट और अदर नंबर से भी क्या हो जाते हैं? वो क्या हो जाते हैं? अदर नंबर से भी क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। तो कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय मोर देन वन एंड इटसेल्फ। मतलब ऐसे नंबर जो खुद से भी डिवाइड हो जाएं और बाकी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाएं। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है?
पेपर में क्वेश्चन भी आया है कि वो बोलते हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, ठीक है, ऐसे करके वो क्वेश्चंस दे देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा 4 होता है। क्या होता है? 4। तो एक बार देख लेते हैं कि 4 के फैक्टर सच में सर 1 इटसेल्फ और उसके ज्यादा भी होते हैं क्या? देख लेते हैं। फैक्टर क्या आएगा? एक 1 आ जाएगा। क्या ये 2 से भी डिवाइड होता है? यस सर, ये 2 से भी डिवाइड होता है। और सर ये 4 से भी डिवाइड होता है। तो ध्यान से देखें, तो क्या 1 आया? यस सर। क्या इटसेल्फ आया? यस सर। क्या अदर आया? हाँ, इन दोनों के अलावा भी एक नंबर आया। तो सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर हम कंसीडर करते हैं मैथमेटिक्स में, वो कौन सा है? 4 है। चलिए, अभी तक हमने क्या समझ लिया कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अब हम इस डेफिनेशन पे वापस जाते हैं। क्या बोल रहा है ये डेफिनेशन? ये डेफिनेशन ये बोल रहा है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता है एवरी कंपोजिट नंबर। कौन से कंपोजिट नंबर? जिनके फैक्टर 2 या 2 से अधिक आए। मतलब 2 क्या? 2 से ही अधिक आनी चाहिए। कौन से 2 से अधिक? वो खुद और 1 के अधिक आए। ठीक है, सो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो इन्होंने क्या बोला? कोई भी कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में दिखा सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर कंसिडर करता हूं कि मान लीजिए 18 एक क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्या 18 एक कंपोजिट नंबर सच में है? बिल्कुल है। 18 एक कंपोजिट नंबर है। 18 को चलिए हम क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं। तो 18 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो हम फैक्टराइज कैसे करते हैं? रफ में जाकर ऐसे करते हैं फैक्टराइज। तो चलिए, 2 9 जा 18 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, और 3 1 जा 3 हो गया। ठीक है, 2 3 3 हमारे फैक्टर क्या आ गए? 2 3 3, और ज्यादा से ज्यादा 1 लिख सकते हो आप। तो हमारे फैक्टर क्या है? 2 3 3 1। तो इन्होंने बोला कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर, ऐसा नहीं फ्यू, एवरी एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो क्या ये नंबर्स प्राइम है? क्या ये नंबर प्राइम है? बिल्कुल है। ठीक है, 1 को हम कंसीडर नहीं करते हैं, चलो। तो 1 को अगर कंसीडर नहीं करें तो क्या है ये? 2 3 3 क्या है? हमारे प्राइम नंबर है। यस। आज चलिए कोई और नंबर देख लेते हैं। 8 देख लेते हैं। 8 को जब मैं लिखूंगा तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या 2 सारे, ये जो भी नंबर्स हैं, क्या ये सारे प्राइम नंबर है? यस, ये सारे प्राइम नंबर है। चलिए और कोई नंबर है जिसको हम लिख सकते हैं? हम कंसिडर करते हैं 14। 14 क्या है? 2 इंटू 7। ये भी क्या है? प्राइम नंबर है। तो ये कहने का मतलब क्या है इस थ्योरम का? बड़ा सिंपल सा मतलब है। पहला मतलब ये है कि कोई भी आप नंबर लो जो क्या हो? कंपोजिट नंबर हो, उसको अगर आप फैक्टराइज करो तो उसको हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के टुकड़ों में भी दिखा सकते हो, कि सारे प्राइम नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो कंपोजिट नंबर हमें मिल जाएगा। चलिए अब इसके सेकंड पहलू पे बात करते हैं, जो कि है एंड फैक्टराइजेशन ऑफ सच आर यूनिक। क्या बोला? फैक्टराइजेशन ऑफ सच आर यूनिक। अब इसको यूनिकनेस को समझते हैं। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। आराम से धैर्य रख के समझना है, ठीक है? आराम से हम पूरे चैप्टर को करेंगे, बस आपको बैठ के कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, किताब को अपने पकड़े रखना है, ठीक है? और यहाँ पर ध्यान से सुनते रहना है। चलिए अच्छे बच्चे, अब यहाँ पर देखते हैं। हमने बोला कि चलिए सर 18 का आपने फैक्टर बताया 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, है ना? 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2 आ गया। अब मुझे ये बताओ, आपने सर पहले वाला तो समझा दिया हमें कि कंपोजिट नंबर है 18, और इसको हम क्या दिखा सकते हैं? एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो वो तो है ही, वो तो हमें बचपन से भी पता था, इसमें कौन सी नई बात बता दी। अच्छा, दूसरी चीज ये बोल रहे हैं दूसरी चीज ये बोल रहे हैं कि आप जो भी ये फैक्टर्स निकालेंगे ना, ये यूनिक होंगे। तो अब ये क्या बात हुई? यूनिक इन द सेंस कि अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें 2 एक बार आए और 3 दो बार आए। कैसा? तो आप बोलोगे सर 36 तो है। 36 को जब आप करोगे तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो देखो 2 1 बार भी आ रहा है ना? और 3 2 बार भी आ रहा है। लेकिन बच्चों ये 2 भी तो एक्स्ट्रा आ गया। ये 2 भी क्या आ गया? एक्स्ट्रा आ गया। तो ये तो अपने आप में एक नया टाइप का नंबर बन गया। कैसा बन गया? ये बन गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। आ रही बात समझ में? क्या कहना चाह रहा है थ्योरम? थ्योरम बस ये बोलता है कि देखिए कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर्स में लिख सकते हो, प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हो। दूसरी बात, इनका जो ये प्राइम नंबर्स आएंगे ना, ये एक्चुअली में क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। अब आप बोलोगे सर क्या सीक्वेंस भी यूनिक होता है?
सीक्वेंस के ऊपर बात नहीं करी हमने। सीक्वेंस कैसा कि कल के दिन क्या सर मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको, 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 into 2 into 3। मैंने बोला बिल्कुल ये भी सही है, लेकिन जब आप इधर पे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1। तो सर ये देखो ये यूनिक कहाँ रह गया, अब तो देखने में अलग लग रहा है। तो बच्चों इसके लिए भी उन्होंने बाद में लिखा है क्या, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। उन्होंने क्या बोला कि देखो यूनिक तो है, लेकिन अपार्ट, इस बात को अलग कर दो बस, किस बात को, ऑर्डर को। ऑर्डर से कोई मैटर नहीं करता, आप आगे पीछे कैसे भी कर लो, मैटर ये करता है कि क्या 2 एक बार आया, यस 2 एक बार आया, 3 दो बार आया, हाँ। अब क्या ये कहीं भी कोई और भी नंबर में क्या ये पैटर्न रिपीट हो सकता है कि 2 की पावर 1 हो और 3 की पावर 2 हो और कोई भी नंबर ना हो, तो ये होना रिपीट पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ किसके साथ हो सकता है, 18 के साथ हो सकता है। चलिए बहुत अच्छे से हमने क्या समझ लिया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को हम समझ चुके हैं। अब हम सीधे जाएंगे क्वेश्चंस करने के लिए, और हमें लगता है क्वेश्चंस के लिए हम तैयार हैं। जो भी अब बीच का छोटा मोटा जो भी कॉन्सेप्ट है हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय अच्छे से समझ लेंगे। चलिए तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। प्राइम फैक्टराइज कर देना है, सबको क्या कर देना है, फैक्टराइज कर देना है। कैसे करते हैं फैक्टराइज, एक एक करके हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 140 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 140 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 0 जा 0, फिर से 2 से कट जाएगा, तो आधा कितना होता है 70 का, 35 होता है। 35 किससे कट जाएगा, 35 मेरे ख्याल से बचेगा 5 से, तो 5 7 जा 35 और फिर 7 1 जा 7। तो हमारे 140 के फैक्टर क्या आ गए, 140 के फैक्टर आ गए 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 और दोनों की पावर 1। तो ये हमारा हो गया 140 का फैक्टराइजेशन। चलिए सेकंड क्वेश्चन का हम फैक्टराइजेशन करते हैं, वो है 156। 156 156 को भी हम किससे स्टार्ट करेंगे, 2 से करेंगे। 2 7 जा 14, कितना बचा, 1 बचा, 6 है, 2 8 जा 16 हो गया। फिर से हम देखते हैं इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यस 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया। अब ये 3 से कटेगा तो 3 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो 13 तो 13 की ही टेबल में आएगा। तो 156 को हम क्या लिख सकते हैं, 156 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, वापस अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको क्या मिल जाएगा, 156 ही मिल जाएगा। यही तो थ्योरम ने कौन से, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ने बोला था कि कंपोजिट नंबर एक्चुअली में क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। चलिए 3825 ये एक बड़ा नंबर है, चलिए ट्राई करते हैं। 3825 मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये 5 से तो डिवाइड होगा, लेकिन क्या और कोई छोटा नंबर हो सकता है जो इसको डिवाइड करेगा, 2 से तो होने नहीं वाला है। 3 से एक बार ट्राई करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। यस हो गया डिवाइड। ये भी 3 से हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। क्या अब होएगा 3 से डिवाइड, मेरे ख्याल से अब 3 से डिवाइड होना मुश्किल है, तो 5 से कर लेते हैं। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर से 5 से हो जाएगा, 5 17 जा 17 5 जा 85 होता है क्योंकि, और 17 अपने आप में भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो हमारा 3825 का भी क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो हम लिख देंगे 3825 किसके बराबर है, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 का भी क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर। आप लोगों को भी पहले क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और अगर आप लोग अटक जाए किसी पे भी, किसी भी क्वेश्चन पे, तब आपको एक बार वीडियो चलानी है और देखना है कि मैं कैसे कर रहा हूं, और उससे अगर आपको हेल्प हो रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर प्लीज बोलिएगा कि द वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5005 इसको भी करके देखते हैं। ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये किससे कटेगा, तो 5 से कटेगा, तो चलिए 5 से इसको काट देते हैं। 5 1 जा 5 0 0 1। अब किससे कटेगा, 1 दिख रहा है लास्ट में, तो या तो ये 3 से कटना चाहिए, लेकिन 3 से अगर कटना होता तो स्टार्टिंग में ही कट जाता। तो अब सिर्फ 7 और एक और 9 तो आएगा नहीं, 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो 7 एक ऐसा नंबर है जो शायद इसको काट सकता है। 7 1 जा 7, 3 बचा और 30 हो गया, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। अब 143 किससे कटेगा, 143 साफ साफ मुझे दिख रहा है 11 से। अब ये कैसे दिख रहा है, ध्यान से देखिए ना, 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है,
और बीच में 4 बैठा हुआ है। जो भी ऐसे नंबर जिनके अगर कॉर्नर्स के नंबर्स को अगर प्लस करके बीच वाला नंबर बन जाए तो मोस्ट प्रोबेबली वो ना 11 से कट जाता है। ठीक है, चलिए तो नीचे क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 11 वन 11, 11 थ्री 13, 33। 13 को किससे काटेंगे, 13 से ही काटेंगे। तो हमारा ये वाला फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 5005 इज इक्वल टू, बोलिए साथ में मेरे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, 7459। इसको भी करके देखते हैं। ये लग रहा है थोड़ा सा कि ये 2 से भी नहीं होगा, ये 3 से भी नहीं होने वाला है। 3 से होगा क्या, 3 से करने के लिए हम क्या करते हैं, सबको प्लस कर देते हैं। तो 7 प्लस 9, 9 प्लस 18 25 नहीं हो रहा। 5 से भी नहीं होगा, 7 से होगा क्या, 7 7 6 39 नहीं हो रहा। 7 से भी नहीं होगा, 7 के बाद प्राइम नंबर जो आता है वो आता है हमारा 11। 11 से अगर करने के चाहेंगे तो 11 6 66, 88 85, 11 7, 11 से भी नहीं हो रहा। 13 से भी नहीं होगा, 17 से 17 फोर जा 68, कितना बचा, 85, 85 बचा, 68 65 बचा, 65 बचा, 17 65, 17 थ्री जा 51, 65 में से वो गया तो बचा फिर 7 आना चाहिए मेरे ख्याल से, 119। चलिए अब ये किससे कटेगा, 437। 437 क्या 17 से फिर से कट सकता है, 17 टू 34, 34 97 नहीं बचेगा। अगला नंबर आता है 19, 17 के बाद 19 ही है प्राइम नंबर जो कि हो सकता है। तो 19 वन 19, 19 टू 38, 38 जब करेंगे तो 57, 19 थ्री 57। चलिए 23। ये बढ़िया क्वेश्चन था ना या नहीं, बिल्कुल था। चलिए इसको लिख लेते हैं, 7459 कितना हो जाएगा, ये 17 इंटू 19 इंटू 23। चलिए सारे नंबर के हमने क्या कर दिए, फाइंड फैक्टराइजेशन कर दिया है और ये आपके सामने सॉल्यूशन है। अब हम चाहेंगे सेकंड क्वेश्चन पे, find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify LCM and SCF, LCM into SCF is equal to product of two numbers। तो चलिए LCM SCF तो निकालना बच्चों का खेल है, बट ये क्या आ गया कि LCM into SCF, LCM into SCF, तो ये अभी सीख लीजिए, ये फॉर्मूला याद भी कर लीजिए हाथों हाथों हाथ। क्या कि किसी भी नंबर का अगर आप कोई भी दो नंबर है, मान लीजिए A और B क्या है, दो नंबर है, ठीक है। तो अगर आप ए और बी का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। और अगर आप एचसीएफ निकालते हैं ए एंड बी का, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो एक्चुअली में किसके इक्वल होगा, इन्हीं दो नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। यही हमारा फॉर्मूला है। तो इसी को हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई में क्या करना पड़ता है, वेरीफाई में हमें नहीं पता कि वो बराबर है, हमें बताना है कि वो बराबर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, और फिर क्या करेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट सेपरेट निकालेंगे और ए और बी का सेपरेट अलग प्रोडक्ट निकालेंगे, और लास्ट में देखेंगे क्या इन दोनों का जो आंसर है क्या वो सेम आया या नहीं आया। चलिए बढ़िया एनर्जी से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है 26 एंड 91। तो 26 और 91 का सबसे पहले हम क्या निकालने की कोशिश करते हैं, एचसीएफ निकाल देते हैं। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं अलग अलग करके। तो चलिए 26 का अगर हम फैक्टराइज करें, 26 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 1 3 13 वन जा 13। तो 26 के फैक्टर क्या आ गए, 26 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 13। अब दूसरा क्या होगा हमारा 91। 91 अगर किसी को टेबल आती है तो साफ साफ दिख रहा है 13 7 जा 91 होता है। तो 7 वन जा 7, 7 3 जा 21, 13 वन जा 13। तो इसको हम लिख देंगे 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, हमारा एचसीएफ आ गया सर 13, क्योंकि कॉमन क्या है इन दोनों में, 13 कॉमन है। चलिए अब हम निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालने के लिए हमें सबको इकट्ठा करना पड़ेगा। चलिए एलसीएम निकालने के लिए हम दोनों को क्या कर देंगे, इकट्ठा, 26 और 91। चलिए 2 वन जा 2, 2 3 जा 6। क्या 91 होगा, नहीं। यहां पर अब कौन से नंबर से हम करेंगे, 7 से। 7 से 13 तो होगा नहीं, लेकिन इसका आंसर 13 आ जाएगा। अब 13 वन जा 13 और 13 वन जा 13। क्या किसी को एलसीएम और एचसीएफ निकालने में भी दिक्कत जाती है, अगर जाती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक एलसीएम और एचसीएफ को एक्सप्लेन करने वाला वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया एलसीएम। चलिए एलसीएम हमारा कितना आ गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल
2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 7 सा 14, 14 इंटू 13, 14 इंटू 13 मतलब कि 13 4 सा 52, तो 2 और 5 और 182। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 182, और हमारा एचसीएफ कितना आया? 13। तो हमारा क्या पहले क्वेश्चन सॉल्व हो गए? यस, एससी एलसीएम भी निकाल लिया, एचसीएफ भी निकाल लिया। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज टू वेरीफाई एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए तो एक बार क्या करते हैं, हम वेरिफिकेशन वाला काम करना स्टार्ट करते हैं। तो वेरिफिकेशन वाले काम में हमें क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके देख लेना है। तो चलिए एचसीएफ और एलसीएम को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना आ जाएगा? 13 मल्टीप्लाई बाय 182। ठीक है, 13 मल्टीप्लाई बाय 182। चलिए 13 2 26, तो 6 आ गया 2 कॉमन। 13 8 104 तो ये हो जाएगा 106। तो ये हो गया 10 कैरी चढ़ गई। 13 1 13, तो ये हो गया 23। ठीक है, अब हमें बस ये देखना है क्या इन दो नंबर का भी प्रोडक्ट 2366 आएगा या नहीं आएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमने गलती करी है कैलकुलेशन करने में। ठीक है, चलिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करके देखते हैं। 26 मल्टीप्लाई बाय 91। चलिए 26 मल्टीप्लाई बाय 91 तो एक बार करके देख लेते हैं। 26 मल्टीप्लाई बाय 91, तो 6 1 6, 6 9 54। ठीक है, 2 1 2, 2 9 18, 6 6 3 1 2। क्या 2366 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है 2366। ये भी कितना आ गया? 2366। हेंस वी कैन से यस द एचसीएफ, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि यस एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, और हम इसी को लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड। इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी खत्म होता है। 510 एंड 92, 510 और 92। यस, चलिए 510 को भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 510 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे, 510 का कितना आ जाएगा एचसीएफ? 510 इक्वल टू 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10, 5 1 5 5 25, 5 1 5, 7 3, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 7 14, 17 1 17। तो इसका कितना आ गया? 510 का फैक्टर आ गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आ गया। चलिए 92 को एक बार करके देखते हैं। 92 को अगर फैक्टराइज करेंगे हम तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 46। 46 आ गया। 46 को भी 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 23, और 23 से ही कटता है क्योंकि इट इज अ प्राइम नंबर। चलिए तो 92 को हम फैक्टर अगर लिखेंगे तो 92 के फैक्टर क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 23। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? इन दोनों में 2 आ गया कॉमन, और कोई नंबर आ रहा है? नहीं। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया? हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2। ठीक है, इतना सब करने के बाद एचसीएफ क्या मिला? 2 मिला। चलिए हम एक बार एलसीएम करके देखते हैं। एलसीएम करेंगे अगर हम, तो एलसीएम में क्या करना पड़ेगा? इनको इकट्ठा करना पड़ेगा, है ना? तो इकट्ठा जब करेंगे तो 510 और फिर क्या है 92। 2 से करेंगे तो 2 2 4, और 2 कितना आया था? 55 आया था। 55, और इसका कितना आया था? 46। 2 से अब ये तो होगा नहीं, लेकिन ये होता जाएगा 23। अब इसको 3 से काट देंगे तो 3 7 21, 3 5 15। ये 3 से होगा नहीं। क्या ये हो जाएगा 5 से? यस। 5 1 5, 5 5 25। 3 क्या एक बार और आएगा? अ, डो, 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 डो। 3 7 21, 3 सॉरी 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 3 7 21, और 3 7 21, 3 सॉरी 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 सॉरी, बहुत गलती हो गई। 3 8 24। मैं भी क्या कर रहा हूँ? 3 8 24, गलती हो गई बच्चों। 3 8 24, 3 5 15। चलिए अब इसको 5 से काटते हैं, तो 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 23, और ये हो जाएगा 17 1 17, ये 23, और फिर इसको हम फाइनली काट देंगे 23 से काट देंगे। चलिए तो एलसीएम हमारा कितना आ गया? एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय
23, 2, 3, 4, 6, 0। टाइम बचाने के लिए मैंने इसको कैलकुलेट अलग से कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, हमने एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया वापस से, अब करेंगे वेरिफिकेशन वाला काम। ठीक है, तो इसके लिए मैं इसको मिटाऊंगा, क्योंकि हमें जो चाहिए था वो हमें मिल चुके हैं। क्या मिल चुके हैं? एचसीएफ मिल गया, एलसीएम मिल गया। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे इसका वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा एचसीएफ और एलसीएम का पहले प्रोडक्ट। तो एचसीएफ एंड एलसीएम का हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना है, 2 इंटू 23460। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 219, और ये जाएगा 46, 46920। और जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे किसका, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 510 मल्टीप्लाई बाय 92, और इसका भी आंसर कितना आएगा, 46920। ये आप अलग से कैलकुलेट करके देख सकते हैं, और ये बराबर ही आता है। ठीक है, तो हेंस वी कैन से क्या, हेंस हम क्या हो जाएगा, ये वेरीफाइड हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इसके चलिए इसका एचसीएफ निकालते हैं सबसे पहले। और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अलग अलग करके निकालते हैं। तो 338 को हम जब फैक्टराइज करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है, 2 से होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, और ये 13 का स्क्वायर होता है। 13 आ गया, और यहाँ पर भी 13 1 जा 13 आ गया। ठीक है, 20 तक बच्चों का, 20 25 तक तो स्क्वायर याद रखो। ठीक है, 20 to 25 तक स्क्वायर एटलीस्ट याद रखो आप। तो ये हो जाएगा 338 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 का स्क्वायर, इट मीन्स 13 इंटू 13। अब 54 का देखते हैं। 54 तो साफ साफ दिख रहा है मुझे, 18 3 54, तो 3 से स्टार्ट करते हैं, नहीं 2 से करते हैं। तो 2 से जब करेंगे तो 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 27। अब करेंगे 3 9 जा, 3 3 जा, और 3 1 जा, कितना आ गया, 54। 54 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 के अलावा मुझे कोई भी और चीज कॉमन नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2। सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों के बीच में कॉमन होगा वो क्या होगा, 2 होगा। अब सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा, मल्टीपल और फैक्टर बेटा अलग अलग चीजें होती हैं। ये अगर सच में किसी को बच्चे को प्रॉब्लम है सीएफएलसी में, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जरूर इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो पूरी बना दूंगा। ठीक है, चलिए अब इसमें हमें करना है, इकट्ठा करना है इनको। 338 एंड 54। तो 2 से काटना, वापस से स्टार्ट करेंगे। 2 से काटेंगे तो ये 2 1 जा 2, 2, और 2 6 12, 2 9 जा 18, 27 सॉरी। 3 से काटेंगे तो ये 169 तो कटेगा नहीं, 3 9 जा 27, 3 से वापस से 169 नहीं कटेगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और वापस 13 का 13 आ जाएगा 1, और 13 1 जा 13, और ये 1। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया। तो हमारा एलसीएम कितना आ रहा है, हमारा एलसीएम आ रहा है सर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन 3024। ठीक है, 3024। ये आपको पेपर में करना पड़ेगा बेटा, कैलकुलेशन मैं कर सकता हूँ लेकिन आपका टाइम क्या होगा, इसमें जाया होगा, इसलिए मुझे सीधा देखना पड़ रहा है कि इसका आंसर कितना आ रहा है, 3024। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां हमारा एचसीएफ एलसीएम निकल गया, एचसीएफ भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन वाला काम करेंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट क्या आएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3024, मतलब कि 2 इंटू 3024 विच विल बी इक्वल टू 6048। ठीक है, और प्रोडक्ट भी कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी इतना ही आएगा, 338 मल्टीप्लाई बाय 54 भी कितना आ जाएगा, 6048, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। और इसी के साथ हमारा हो जाएगा ये क्वेश्चन खत्म, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, हेंस वेरीफाइड। तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म होता है फर्स्ट एक्सरसाइज का। आई होप अभी तक आपको वीडियो समझ में आ रही है, थोड़ा लंबा हो रहा है तो पेशेंस रखिएगा। दो क्वेश्चन हम कर चुके हैं इस एक्सरसाइज की, अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम वही करने जा रहे हैं जो सेकंड में करा था।
हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो फटाफट इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहला है 12, 15, 21। तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अलग अलग निकालते हैं। तो हम 12 को करेंगे पहले फैक्टराइज। 12 को फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा 2, 6, 3, 3, 1। वहीं पर हम जब 15 को करेंगे, 15 को फैक्टराइज करेंगे तो आ जाएगा 3 5 15, 5 1 5, और ये भी सॉल्व हो गया। 21 को जब फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 7 21, और फिर 7 1 7। तो सारे फैक्टराइजेशन हमारे पास आ चुके हैं, और अब इसको लिख देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5, और 21 का हो जाएगा 3 इंटू 7। अब साफ साफ दिख रहा है कि तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा, एचसीएफ हमारा हो जाएगा 3। अब हम निकालते हैं इसका एलसीएम। तो एलसीएम अगर हम निकालना चाहेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सब चीज नंबर्स को इकट्ठा लिखना पड़ता है। तो इकट्ठा लिख लेते हैं इन सबको। चलिए अब इसको काटने की कोशिश करते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 6 12, बाकी ये 15 और 21 नहीं कटेंगे। एक बार 2 से फिर से कटेंगे तो ये 6 और कट जाएगा, 15 और 21 नहीं कटेगा। 3 से काट के देखते हैं। 3 1 3, 3 5 15, 3 7 21, और फिर 5 1 5, 7 आ गया, और 7 1 7, पूरा कट गया। तो हमारा एलसीएम एक्चुअली में कितना आ गया, एलसीएम हमारा होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। कितना आ जाएगा ये, 2 2 4, 4 3 4 3 12, 12 5 60, 60 का 7 से करेंगे तो 420 आ गया। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 420। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व होता है। ठीक है, वाला क्वेश्चन करते हैं। अब हमें निकालना है एचसीएफ एलसीएम 17, 23 और 29 का। ये तीनों के तीनों क्या है, दिखने में ही लग रहा है प्राइम नंबर है, तो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला है। एक बार करके भी देख लेते हैं। 17 इज अ प्राइम नंबर, तो 17 किससे डिवाइड होगा, सिर्फ और सिर्फ 17 से। 23 भी क्या है, प्राइम नंबर है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 23 के टेबल में आएगा। और 29 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, जो कि 29 के ही टेबल में आएगा। तो इन तीनों के बीच में कॉमन मुझे नहीं लगता कुछ आएगा। 17 है, 23 है, 23 इंटू 1, और 29 इंटू 1। साफ साफ दिख रहा है कुछ भी कॉमन नहीं आया। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो दो उन नंबर्स के बीच में हमेशा क्या कॉमन आता है, 1 कॉमन आता ही आता है। चलिए इन्हीं का अब हम करने लगते हैं एलसीएम। एलसीएम करके देखते हैं। एलसीएम में भी क्या होगा, सबको हम क्या कर देंगे, इकट्ठा लिख लेंगे। अब इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 17 तो 17 से होगा, तो 17 1 17, बाकी का वैसी का वैसा लिखा रह जाएगा। 23 को डिवाइड करने के लिए हम 23 से करेंगे तो ये 1, और ये 29 लिखा रह जाएगा। फिर 29 के लिए हम 29 ही यूज करेंगे। तो फाइनली हमारा एलसीएम कितना आ रहा है, हमारा एलसीएम आ रहा है 17 इंटू 23 इंटू 29। जब हम इन सबको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 11339। और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या हो जाता है, सॉल्व का। थर्ड करते हैं, एचसीएफ निकालेंगे सबसे पहले। 8 का फैक्टराइज जब करेंगे तो आएगा 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। 9 का जब करने जाएंगे तो 9 किससे कटेगा, सिर्फ और सिर्फ 3 से। 3 3 9, 3 1 3। 25 को जब करने जाएंगे तो 25 का क्या आ जाएगा, 5 5 25, 5 1 5। सारे फैक्टराइजेशन हो गए, सबको लिख लो एक बार। 8 का हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का हो गया 3 इंटू 3, 25 का हो गया 5 इंटू 5। साफ साफ दिख रहा है कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। अब जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम समझ चुके हैं कि जब भी कुछ भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा हो तो हमेशा क्या कॉमन आता है, हमेशा कॉमन 1। 1 उसका क्या हो जाता है, हमेशा एचसीएफ हो जाता है। चलिए अब इसका एलसीएम करने की कोशिश करते हैं हम। सबको इकट्ठा लिख लेंगे। 8 9 25। 2 से काटेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 8 कटेगा, बाकी 9 और 25 ऐसे का ऐसा लिखा रह जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे तो 4 कटेगा, 9 और 25 सेम टू सेम लिखा रह जाएगा। 2 1 9 और 25। अब 3 से काटेंगे तो 3 से सिर्फ और सिर्फ 9 कटेगा, और 25 वैसी का वैसा लिखा रह जाएगा। 3 से भी काटेंगे तो 1 1
और ये 25 ऐसी कैसा लिखा रह जाएगा। अब इसको काटने के लिए हम 5 से काटेंगे तो 1 1 5 और फिर 5 को भी लास्ट में 5 से ही काट दिया जाएगा। ठीक है तो हमारे फैक्टर्स क्या आ गए 2 2 2 3 3 5 5। अब इन सबको हम लिख लेते हैं तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा। एलसीएम विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। सही लिखा है, 3 बार 2 2 बार 3 और 2 बार 5। चलिए इन सबको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1800। कैलकुलेशन आपको करनी चाहिए, मैं तो बोलूंगा कि हर बार वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से करके देखिए, अगर कोई दिक्कत जाती है तो प्लीज सॉल्यूशन रेफर करिए। ठीक है अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन के 3 ही क्वेश्चन थे, हमने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा अलग है। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि गिवन दैट हमें एचसीएफ दे के रखा है दो नंबर्स का 306 और एक 657 का। क्या दे के रखा है एचसीएफ हमें 9 दे के रखा है। अब वो बोल रहा है आप एलसीएम निकालो, बट एक्चुअली में क्या कैलकुलेशन करनी चाहिए हमें। एलसीएम तो एक्चुअली में अगर निकालना हो तो हम बैठ के ऐसे निकाल सकते हैं कि भाई 306 लिखा और 657 लिखा और आप ऐसे करके एलसीएम निकाल सकते हैं। लेकिन क्या सच में ये करने की नेसेसिटी है। अगर आप एलसीएम इस तरीके से निकाल रहे हैं इसका मतलब बच्चों आपने पुराना कुछ भी सीखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं जो हमसे पढ़ते हैं वो फॉर्मूले से करने वाले हैं। कैसे फॉर्मूले से करते हैं? हमने पढ़ के रखा है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लीकेशन है वो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यहाँ पर ए और बी क्या है? ए हमारा ये 306 है, बी हमारा 657 है। तो हम इसी को यूज करके हम करने वाले हैं हमारा ये सॉल्व। तो चलिए इसको करके देखते हैं। हम यहाँ लिख सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ क्या 306 और 657 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम किसका? इसी का 306 और 657 किसके बराबर होगा? इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के ही बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एचसीएफ जो है हमारा वो 9 है, तो हम एचसीएफ की जगह क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे और हम एलसीएम निकालना हमारा स्टार्ट कर देंगे। चलिए 9 को नीचे भेज देते हैं हम, तो एलसीएम इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657 अपॉन 9। 9 से जब काटेंगे तो 9 1 9, 9 3 27, 9 4 36। तो 34 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 657 से। तो जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 22338। ये आंसर आ जाएगा और यही हमारा एलसीएम होगा। और ये करना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू आप जाएंगे और फिर बाद में फैक्टराइज करेंगे इन सबको और फिर उनको मल्टीप्लाई करेंगे। एट द एंड आंसर यही आएगा 22338। ठीक है 22,338। चलिए इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है चेक वेदर 6 to the power n 6 to the power n can end with the digit 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। सो अब जो है ये वाला क्वेश्चन ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। 6 to the power n ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी इवन नंबर के ऊपर अगर n की पावर है क्या वो कभी भी 0 बन सकता है। तो पहले ये समझते हैं बच्चों, कोई भी नंबर के पीछे अगर 0 लगाए, कोई भी नंबर के पीछे अगर 0 लगाए, जैसे 20 30 40 120 170 140 कुछ भी हो, अगर उसके पीछे 0 लगाए इसका मतलब क्या है वो 10 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, तभी तो हम 0 से 0 काट देते हैं। तो जो भी नंबर के पीछे 0 लगा हुआ है, ठीक है, वो किससे डिविजिबल होता है? वो 10 से डिविजिबल होता है। और 10 किससे मिलके बनता है? 10 बनता है 2 और 5 से मिलकर। इसका मतलब जो भी नंबर के पीछे 0 आते हैं, ठीक है, वो सभी नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं 2 और 5 से डिविजिबल कर सकते हैं। ठीक है, तो वही हम करने जा रहे हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि हम कंसीडर करते हैं, चलो वो बोल रहे हैं चेक करके बताओ, तो हम देखते हैं कि इफ 6 to the power n is, ठीक है, इफ ऐसा लिखते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ 6 to the power n ends with digit 0 then it is divisible by, किससे डिविजिबल होगा? इट इज डिविजिबल बाय 10। ऑल्सो इट मीन्स दैट इट इज मतलब क्या?
also means that 6 to the power n is divisible by 2 and 5. क्यों? क्योंकि 10 किससे बना है? 2 into 5 से बनता है। तो आपको देखना है कि क्या 6 to the power n अगर 2 और 5 से डिवाइड हो जाता है, अगर 2 और 5 से डिवाइड हो जाता है तो हाँ वो 0 आ सकता है उसमें। अब हम कैसे चेक करेंगे सर कि 2 और 5 से डिवाइड हो सकता है? अगर उसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आ गया तो हाँ वो 2 और 5 से क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है। एक बार हम देखें तो 6 टू द पावर n को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 6 की पावर n, और 6 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो 6 को फैक्टराइज करने पे मुझे मिलता है 2 इंटू 3 की पावर n। अब यहां क्या दिख रहा है कि ये जो 6 टू द पावर n है साफ साफ दिख रहा है that 6 to the power n is not divisible by 5। देखिए 2 तो आ गया है इसके फैक्टराइजेशन में, तो हो सकता है हाँ ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, अगर इसके नीचे 2 रखेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन जो 5 है उसका क्या? क्योंकि 0 तो अकेले 2 से थोड़ी ना बनता है, 0 तो बनता है 2 मल्टीप्लीकेशन 5 से। तो 2 मल्टीप्लीकेशन 5 से 10 बनता है, और अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 5 से नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारा 0 नहीं आ पाएगा। ठीक है, सो 6 टू द पावर n इज नॉट डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है दैट द वैल्यू ऑफ 6 to the power n ends with the digit 0। ठीक है, 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, आप n की कोई भी वैल्यू रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि एट द एंड वो 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो कहां से आप 0 रखेंगे उसमें। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, बहुत जरूरी है इसको समझना और अच्छे से इसको याद कर लेना। ठीक है, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6th क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन है, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म, हम जाएंगे इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज पे। तो चलिए, इस पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो ये बोल रहा है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13, 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर अ कंपोजिट नंबर। सबसे पहले वापस उस डेफिनेशन पे आते हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें 1 और वो खुद से ज्यादा भी फैक्टर्स आ जाते हैं, 1 और वो खुद से भी ज्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या पढ़ा था हमने? क्या पढ़ा था? 4। वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए हम अब इसको देखने जा रहे हैं कि क्या ये कंपोजिट नंबर है, क्या इधर पे जो भी नंबर आएगा, इनको सॉल्व करने पे जो भी नंबर आएगा, क्या इनके पास 1 और ये खुद के अलावा भी फैक्टर्स होंगे। तो एक बार देख लेते हैं। पहला नंबर क्या है? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या हम इनमें से 13 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल, 13 दोनों साइड है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 7 इंटू 11 प्लस 1। अब इसको फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 13 ब्रैकेट 7 का करेंगे तो ये हो जाएगा 77 प्लस 1। तो कुल मिलाकर ये क्या है? 13 इंटू 78। अब 78 को मैं क्या लिख सकता हूं? 78 को मैं लिख सकता हूं 78 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो क्या आ जाएगा? 78 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 से करेंगे तो 3 जा 6, 9 और 13, 3 जा 3। तो इसका आंसर क्या आ गया? मतलब इसका फैक्टर आ गए कि 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3। इसका मतलब क्या कि इसके फैक्टर्स जो हैं 1 उनके खुद के अलावा भी हैं फैक्टर्स। ठीक है, तो क्या ये कंपोजिट नंबर है? बिल्कुल है। ये प्रूफ हो चुका है कि हमारा जो ये वाला नंबर है इट इज अ व्हाट? इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। ठीक है, इनको समझना होता है बस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। क्या यहां से 5 कॉमन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। 5 को कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5
7 6 42, फिर करेंगे 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 तो कितना आ जाएगा इसमें 100 108 1008 कितनी आएगा, मेरे ख्याल से इतना ही आएगा। आगे अब जब करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 51009। तो इसके हिसाब से क्या होगा 1009 के भी हम क्या कर पाएंगे बाद में फैक्टर्स कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये क्या है, मेरे ख्याल से क्या ये सच में क्या है एक कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें एक 5 भी है, इसमें एक 1009 भी है, और इसके फैक्टर्स जब करेंगे तो 1 से और इसके खुद के से भी ज्यादा फैक्टर्स इसमें आ रहे हैं। सो हम यहीं के यहीं कंक्लूजन कर सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो नंबर है इट इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। जिन भी बच्चों को ये कंपोजिट नंबर में वापस दिक्कत जा रही है वो वापस वीडियो में पीछे जाए, कंपोजिट नंबर जहां पर एक्सप्लेन करा गया था, प्राइम नंबर जहां एक्सप्लेन करा गया था, वो एक बार फिर से जरूर देख के आइए। ठीक है, कंपोजिट नंबर। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। दीज बोथ नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग आज, अभी के अभी, मतलब इस वीडियो में। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक राउंड लगाने का, चक्कर लगाने का उस ग्राउंड का। वहीं पर रवि क्या करता है, रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। रवि वहीं पर 12 मिनट में कर लेता है, वो जल्दी दौड़ता है ना, सोनिया से ज्यादा तेज दौड़ रहा है वो। सपोज बोथ स्टार्ट्स एट द सेम पॉइंट। दोनों क्या करते हैं, एक सेम पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन। तो अब ध्यान से देखिए, मान लीजिए सर्कुलर एक क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों यहां से स्टार्ट कर रहे हैं रेस दौड़ना, ठीक है। और रेस क्या एक तरीके से जो भी कर रहे हैं वो दौड़ रहे हैं। तो मान लीजिए रवि ने यहां से स्टार्ट करा, सोनिया ने भी यहां से स्टार्ट करा एक साथ। लेकिन हुआ क्या, जो सोनिया है वो पीछे रह गई और रवि पहले क्या कर गया, इस पॉइंट को पार कर गया। क्यों, क्योंकि रवि को क्या लगा 6 मिनट कम लगते हैं। अब जब यही बार बार होता रहा तो जो क्वेश्चन है वो पूछना चाह रहा है कि कोई ना कोई एक पॉइंट आएगा जहां पर रवि क्या करता है रहेगा, हर बार उसको 6 मिनट का क्या मिल रहा है, ओवरलैप मिल रहा है। हर बार वो 6 मिनट क्या कर रहा है, एक राउंड लगाने में वो 6 मिनट का क्या ले रहा है, एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है। एक्स्ट्रा टाइम मतलब क्या, एक एडवांटेज ले रहा है किसके ऊपर, सोनिया के ऊपर। 6 मिनट का एडवांटेज ले रहा है, वो 6 मिनट पहले पहुंच रहा है फिनिशिंग लाइन पे। अगले बार में भी 6 मिनट पहुंचेगा जल्दी, अगले बार में भी 6 मिनट पहुंचेगा। तो ये बोलना चाह रहे हैं ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पर सोनिया और जो हमारे रवि जी हैं ये दोनों एक साथ क्या करें, सेम पॉइंट पे हमारा क्या करें, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा है, हमें अब निकालना पड़ेगा कि सोनिया टेक्स कितना टाइम 18 मिनट्स, ठीक है। और वहीं पर रवि जी क्या करते हैं, रवि टेक्स 12 मिनट्स। हमें कुल मिलाकर निकालना है इनका एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम कितना होगा इनका, एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक साथ करना पड़ता है। 12 और 18 को एक साथ करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 6, 9, यहां से भी 2 से करेंगे तो 2 3 9, 3 से काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा 3 1 1। तो हमारा एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम हमारा आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। इसका मतलब 36 मिनट बाद 36 मिनट लग जाएंगे इन लोगों को, जब जाकर ये लोग क्या करेंगे, दौड़ते रहेंगे दौड़ते रहेंगे दौड़ते रहेंगे, तब जाकर ये लोग दोनों के दोनों यहाँ पर कब मिलेंगे, सोनिया एंड रवि जी, सोनिया जी और रवि जी कब मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। और इसी के साथ हमारा होता है फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी तरीके से खत्म। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप इतने पेशेंस बनाकर इस वीडियो को देखे जा रहे हैं और मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं, क्या समझने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब हम करने जा रहे हैं सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज जो कि पेपर के हिसाब से सीबीएसई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके भी कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझेंगे। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट है, अब जो ये पार्ट हम पढ़ाने वाले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2। क्या बोलता है 1.2 क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो एक सेकंड के लिए वापस आते हैं। 9th क्लास में हमने पढ़ा था सर कि डिटरमाइन कैसे करते हैं कि कोई भी नंबर इरेशनल है या रेशनल नंबर, बट पिछले साल हमें ये नहीं सिखाया गया था कि आप प्रूफ कैसे कर सकते हैं। तो इस साल हम सीखने जा रहे हैं कि रूट 5 को हम प्रूफ कैसे करते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरा मैं समझाने वाला हूं।
डिट्टो आप अगर इसको समझ लेते हैं और लिख देते हैं अपने पेपर में, आपको मैं गारंटी देता हूँ पूरे के पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। और अभी के अभी जितना भी मैं समझाने वाला हूँ, अगर आप इसी को अच्छे से समझ लेते हैं तो इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि कोई भी क्वेश्चन ले आओ दुनिया का, आप किसी भी नंबर को, किसी भी अंडर रूट वाले नंबर को इरेशनल प्रूफ करने में हिचकिचकाएंगे नहीं। चलिए एक बार देख लेते हैं, इसको मैं दो हिस्सों में बांट देता हूँ बोर्ड को। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर से कहने का मतलब क्या है? हमें तो सर पता ही है कि अंडर रूट वाले नंबर सारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। बट प्रूफ कैसे करें? तो प्रूफ करने के लिए मान लेते हैं, हम बोलते हैं इसका उल्टा मान लेते हैं। एक काम क्या करते हैं, इसका उल्टा मान लेते हैं। सो हम यहां पे लिखेंगे लेट अस assume that root 5 is a क्या, root 5 is a rational number, is a rational number। बच्चों कोई भी इसमें ना लैंग्वेज में कंजूसी मत करना लिखने में, क्योंकि ये क्वेश्चन में मैथमेटिक्स ना के बराबर है, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज है। और अगर आप लैंग्वेज भी नहीं लिखेंगे तो फिर मार्क्स किस पे मिलेगा? ठीक है, तो कोई भी लैंग्वेज, कोई भी शब्द को, कोई भी लाइन को छोड़ना नहीं है। और कोई भी लाइन ऐसी नहीं है कि बस इसको नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। हर लाइन का, हर शब्द का मतलब है यहाँ पर। ठीक है, चलिए लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो हम रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो ये ए और बी है, ये क्या है? वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। अब आप बोलोगे सर आपने वैसे कंफ्यूज करके रखा है, एक बार कभी प्राइम बताते हो फिर कंपोजिट घुसा देते हो, और अब ये क्या है? को प्राइम बता दिया। समझाता हूं ना, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर क्या है, ध्यान से समझिए। को प्राइम नंबर पेयर में आते हैं। कैसे आते हैं? प्राइम नंबर क्या थे? प्राइम नंबर वो नंबर थे जो सिर्फ खुद की टेबल में आते हैं और वन की टेबल में आते हैं। लेकिन को प्राइम नंबर होते हैं, ये पेयर में आते हैं। पेयर में कैसे? कि मान लीजिए 1 और मान लीजिए 4 और 7, क्या इनके बीच में कुछ भी कॉमन है? क्या इनके बीच में कुछ भी कॉमन है? नहीं। क्या मैं बोल सकता हूं कि 12 और 17, क्या इनके बीच में कुछ भी कॉमन है? नहीं। तो ऐसे नंबर जिनके बीच में 1 के अलावा और कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसे पेयर्स ऑफ नंबर जिनके बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, उनको हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। इसका मतलब सर आप क्या ये कहना चाह रहे हो कि ये जो a अपॉन बी लिखा है आपने, ये फर्दर काटे नहीं जा सकते हैं? मैंने बोला बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, आप बहुत ही होशियार हैं जो ये बात समझ गए हैं कि a अपॉन बी को फर्दर नहीं काटा जा सकता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में अब क्या बचा है? सिर्फ और सिर्फ 1 बचा हुआ है। चलिए तो हमने क्या लिखा? वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। अब हम क्या करेंगे? b को रूट 5 के पास भेज दीजिए, तो b को यहां भेज दीजिए, a के पास भेज दिया हमने, रूट 5 के पास भेज दिया। अब क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर जब बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा? रूट 5 का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, b का भी स्क्वायर और a का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब एक चीज यहां पर ध्यान से देखिए, रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब जो भी बच्चे एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं उनको पता होगा कि आपके बुक में एक थ्योरम है, एक्सियोम और थ्योरम। उसमें ये बोलते हैं कि जो भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर जो भी है वो अपने सामने वाले नंबर से क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि जो भी वेरिएबल अकेला होगा, क्या बात याद रखनी है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, जो भी वेरिएबल अकेला होगा, क्या ए अकेला है? बिल्कुल। क्या बी अकेला है? नहीं, बी के साथ क्या लिखा है? 5 लिखा है, तो हम ए को अकेला मानेंगे। तो जो भी वेरिएबल अकेला होता है उसके सामने वाला नंबर उसको हमेशा डिवाइड करता है। तो वेरिएबल अकेला कौन सा है? हमारा ए स्क्वायर। उसके सामने वाला नंबर कौन सा है? 5। और 5 उसको क्या करेगा? कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो हम यहां लिख देंगे कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। और अगर ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है तो वो 5 जो है ना वो ए को भी डिवाइड कर सकता है। ये आपकी बुक में थ्योरम है। ठीक है, तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। चलिए यहां पर हमारा आधा क्वेश्चन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। हमने क्या करा है? रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है तो ए अपॉन बी के बराबर होगा। और साथ ही साथ ए और बी हमने क्या माने? को प्राइम नंबर माने, मतलब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये बहुत ध्यान रखिएगा बच्चों, याद। ठीक है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन है। फिर हमने बी को यहाँ भेजा, स्क्वायर करा, स्क्वायर की वजह से हमें क्या मिला? अकेला वेरिएबल मिला। अकेला वेरिएबल के सामने वाला नंबर हमेशा उसको क्या करेगा? कंप्लीटली डिवाइड करेगा। और अगर एक नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो ए को भी डिवाइड कर सकता है। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज मुझे बताइए कि मान लीजिए कि अब
अगर ए को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं सॉरी, ए को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, तो मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, मुझे ए 5 की टेबल पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर 10 को डिवाइड करना है 5 से, तो मैं 5 टूजा पढ़ूंगा। तो मैंने 5 की क्या पढ़ी, कुछ टेबल पढ़ी कि 5 टूजा, तो 5 का जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, 5 का जब 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तब जाकर एक क्या आएगा, 10 आएगा। वो मैं 10 कहाँ लिखूंगा, इसके नीचे लिखूंगा। और ये क्या रिमाइंडर लाएगा, 0। क्यों, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं कि 10 जो है 5 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, क्या बोला मैंने, 10 जो है 5 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, इसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचना चाहिए। और रिमाइंडर 0 कब बचता है, जब उस नंबर में से वही सेम नंबर क्या हो जाए, माइनस हो जाए। फिर से देखिए मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ए को 5 तभी कंप्लीटली डिवाइड करेगा जब ए में से क्या माइनस हो, ए ही माइनस हो। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सर। और 5 का मल्टीप्लीकेशन किसी ऐसे वेरिएबल से होगा, किसी ऐसे नंबर से होगा जो क्या बना देगा, ए बना देगा। जैसे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 बन गया, तो हम उस वेरिएबल को क्या मानेंगे, सी मानेंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ गई, बिल्कुल। चलिए, तो इसी के बेसिस पे हम क्या लिखने वाले हैं, इसी के बेसिस पे हम लिखेंगे कि ए इज इक्वल टू, क्या लिख देंगे हम, ए जो है वो किससे बना है, 5c से बना है। ए इज इक्वल टू 5 इंटू सी। एक और बात देख लीजिए, ये जो ए नीचे ये वाले ए की बात नहीं हो रही है, ये जो नीचे ए आया ये किससे मिलके बना है, ये बना है ये 5 इंटू सी से। जिस तरीके से यहां पर ये वाला जो 10 था, कौन सा वाला, ये वाला जो 10 था, ये 5 इंटू 2 से करके बना था। ठीक है, चलिए, तो ए इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू सी। ठीक है, चलिए, अब हम क्या करेंगे, इस ए की वैल्यू इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम क्या लिख देंगे, 5b² इज इक्वल टू, ए स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे हम, 5c का होल स्क्वायर। अब 5b² इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, और ये c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा c स्क्वायर। अब इस 5 से ये 25 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया, b² इक्वल टू 5c²। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहां पर हमारा कौन सा वेरिएबल अकेला है, यहां पर हमारा b² अब क्या हो चुका है, अकेला हो चुका है। और हमने क्या बोला, अकेला वेरिएबल हमेशा अपने सामने वाले नंबर से क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि b² इज डिविजिबल बाय 5। क्या हम ये आंसर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और साथ ही साथ हम बोल सकते हैं b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब यहां पर एक प्रॉब्लम हो गई है, सर आपने बोला कि a इज डिविजिबल बाय 5, और फिर वहां पर बोल रहे हैं b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ये तो आपने, बट स्टार्टिंग में तो आपने बोल दिया था ये तो को प्राइम है। यहां पर क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गई, आपने अपनी ही बात को क्या कर दिया, झूठ कर दिया। ठीक है, झुटला दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। तो हम यहां पर बोलेंगे हियर a एंड b हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर। यहां पर a और b के पास 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है। हियर a एंड b हैव कॉमन फैक्टर, 5 एज अ कॉमन फैक्टर। बट a और b क्या है, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। तो ये बट ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर, और को प्राइम नंबर है, इसका मतलब 1 से ज्यादा इनके फैक्टर्स होने नहीं चाहिए, इनके बीच में कुछ कॉमन ही नहीं आना चाहिए। बट आपने तो बोल दिया 5 कॉमन है। तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर आपने अपनी बात को क्या कर दिया, एक तरीके से गलत साबित कर दिया। आप कहीं कुछ बोल कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हैं। तो इसीलिए हम इसके लिए एक शब्द यूज करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन आया है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर इनकरेक्ट अजम्पशन। शायद हमने स्टार्टिंग से ही कोई चीज को क्या कर लिया था, गलत मान लिया था। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर इनकरेक्ट अजम्पशन। क्या गलत मान लिया था, दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। क्या ये बात सबको समझ में आई कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि शायद हमने स्टार्टिंग में ही ना कोई चीज गलत मान ली थी। क्या गलत मान ली थी, कि √5 इज अ रेशनल नंबर, लेट अस अज्यूम दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। यही तो अजम्पशन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। इसका मतलब सही क्या होगा, सही होगा हेंस √5 इज अ
इररेशनल नंबर। और इसी के साथ हमारा क्या होता है, ये क्वेश्चन एंड होता है। एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं 1.2 एक्सरसाइज का। क्या करना है इसमें, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ इररेशनल नंबर। वापस से हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे रेशनल नंबर। सो लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देंगे कि ये क्या है, a/b के बराबर है, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। ना, इस बार को प्राइम नंबर नहीं मानेंगे। अंतर क्या होता है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए कि √2 प्रूफ करिए, √3 प्रूफ करिए, √5 प्रूफ करिए, √7 प्रूफ करिए, जो नॉर्मल नंबर आए, ठीक है, उनके अंदर सिंगल डिजिट हो और उनके साथ कुछ भी ना हो रहा हो, कुछ भी ना हो रहा हो मतलब इनके साथ कोई नंबर ना लिखा हो, इनको डिनोमिनेटर में ना लिख दें, इनको प्लस में ना लिख दें, माइनस में ना लिख दें, तब आपको क्या करना है, हमेशा a/b क्या मानना है, a और b को प्राइम मानना है। लेकिन कभी भी ऐसा कुछ हो जाए कि √5 के साथ भी कुछ हो रहा है, एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, कोई ऑपरेशन हो रहा है उनके साथ, तब हमें क्या करना है, ए एंड बी को इंटीजर्स मानना है। क्या मानना है, इंटीजर्स। ठीक है, हियर वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे √5 को अकेला। क्या करेंगे हम, √5 को अकेला। अकेला कैसे करेंगे, 3 प्लस का है तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बी का हम क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब 2 की बारी है तो 2 को हम नीचे भेजेंगे, तो √5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a-3b अपॉन 2b। ठीक है, √5 इज इक्वल टू कितना आ गया, a-3b अपॉन 2b। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे कि हियर a एंड b आर इंटीजर्स। क्या ए एंड बी इंटीजर्स हैं, बिल्कुल, हमने स्टार्टिंग में बोला था। तो इंटीजर्स के वजह से अगर इंटीजर ऊपर लिखे हैं, इंटीजर नीचे लिखे हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, ये रेशनल नंबर बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, अगर ऐसे नंबर जिनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर p और जो q थे वो क्या थे, वो एक्चुअली में इंटीजर्स ही थे। तो अगर कोई भी इंटीजर ऊपर लिखे हैं और नीचे लिखे हैं, न्यूमरेटर में लिखे हैं, डिनोमिनेटर में लिखे हैं, तो उस पूरे नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, एक रेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहे हैं कि हियर ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए और बी क्या है, इंटीजर्स हैं। तो ए और बी से कुछ भी बन जाए वो क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम इधर लिख देंगे a-3b अपॉन 2b इज अ क्या, रेशनल नंबर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए और बी क्या है, इंटीजर्स है। सो हियर ए एंड बी आर इंटीजर्स, सो a-3b अपॉन 2b इज अ रेशनल नंबर। और अगर ये रेशनल नंबर है, ठीक है, ये रेशनल नंबर है, तो इसके सामने वाला भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, तभी तो इक्वल में लिखा है। तो हम लिख देंगे सो √5 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। √5 क्या है, रेशनल नंबर। बट एक मिनट, वेट अ मिनट, √5 तो लेकिन क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है सर। और हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये तो क्या हो गया, यहाँ तो गलती हो गई। तुरंत लिखो इसको, बट √5 इज अ, बट वी नो दैट, बट वी नो दैट, हमें तो भैया अच्छे से पता है आप धोखा देना जा रहे थे। ठीक है, बट वी नो दैट √5 इज अ क्या, इरेशनल नंबर। √5 क्या है, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, सो ये तो क्या हो गया, हमने अपनी बात को क्या कर दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया। एक तरफ आप बोल रहे हो रेशनल नंबर है, फिर एक तरफ बोल रहे हो रेशनल नंबर है। ये क्या है, इस शब्द को क्या बोलते हैं, जब आप अपनी बात को क्या कर दें, गलत ठहरा दें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो दिस contradiction has arisen due to our incorrect assumption, due to our incorrect assumption, क्या assumption, that क्या, क्या गलत हो गया हमारा, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, ये जो जो भी था, ये गलती जो भी थी, ये क्यों हो गई, क्योंकि हमने क्या करा था, कुछ ना कुछ गलत मान लिया था। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन
ड्यू टू अवर इनकरेक्ट assumption that 3 plus 2 root 5, ये जो हमने स्टार्टिंग में ही मान लिया था ना कि 3 plus 2 root 5, ये क्या है, इज अ रेशनल नंबर। ये कहीं ना कहीं क्या कर दिया था, हमने गलत मान लिया था, ठीक है। हेंस हेंस 3 plus 2 root 5 is a irrational क्या, नंबर, इरेशनल नंबर। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म। थर्ड क्वेश्चन बोलता है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो थर्ड क्वेश्चन के अंदर ही तीन क्वेश्चन है, हम तीनों करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 1/√2। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि अगर आपके दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं इरेशनल में, एक तो होता है कि अकेला √2 आता अगर, ठीक है, तो वो कैसे करना होता, जैसे हमने √5 करा था, बिल्कुल सेम टू सेम हमें वैसे करना था, जहां जहां 5 था वहां वहां बस 2 लिख देना था। बट क्या ये √2 है अकेला, नहीं, ये 1/√2 है। तो अगर √2 के साथ कुछ भी हो जाए, अकेले √2 वालों के साथ कुछ भी अगर हो जाए, तो ये सेकंड वाले टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो हम इसको भी सेकंड टाइप की तरह करेंगे, जिसमें हम ए और बी को क्या मानते हैं, इंटीजर्स मानते हैं। चलिए इसको फटाफट हम खत्म करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 क्या मान लेंगे, इज अ रेशनल नंबर। 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन हमने क्या बोला था, हमें रूट वाला क्या चाहिए, अकेला चाहिए। अकेला मतलब क्या है, ऊपर और अकेला। तो हम इसको क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज की वजह से, ट्रांसपोज इन द सेंस मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे, तो नीचे से ऊपर हो गया, और ये भी क्या हो जाएंगे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। और इसी के साथ हमारा क्या हो गया, मैथमेटिकल सॉल्यूशन खत्म हो गया। अब हमें बस क्या करना है, इसको लैंग्वेज में लिखना है। सो अच्छा, इसके बाद ये भी लिखना है, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। अब हम कर देंगे इसको, √2 इज इक्वल टू b/a। ठीक है, नीचे था तो ऊपर कर दिया हमने। अब हम लिख देंगे हियर a एंड b आर इंटीजर्स। सो जो भी बना है इधर b/a इज अ क्या, इज अ रेशनल नंबर। क्या है ये, एक रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर के सामने वाला नंबर भी क्या होना चाहिए, रेशनल ही होना चाहिए, तभी तो इक्वल है। तो हम लिख देंगे सो √2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। √2 भी क्या हो गया, इसी वजह से √2 भी क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। बट बट रूट वाले नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, जिनके रूट भी क्या, जिनके अंदर प्राइम नंबर हो रूट के अंदर, वो तो पक्का पक्का क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। सो बट वी नो दैट क्या, क्या पता है हमें कि √2 इज अ, √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो आप तो क्या कर रहे हैं, आप एक तरफ फिर से बोल रहे हैं क्या, √2 इज अ रेशनल नंबर, और फिर एक तरफ बोल रहे हैं √2 इज अ इरेशनल नंबर। ये क्या है, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, हैज अराइजन ड्यू टू अवर, फिर से वही लिख देंगे, पूरा सब कुछ लैंग्वेज है ये तो पूरा क्वेश्चन, ड्यू टू अवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट, क्या हमने गलत मान लिया था कि 1/ जो √2 है वो रेशनल नंबर है, ये हमने गलत मान लिया था। दैट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, ये चीज हमने गलत मान ली थी। हेंस 1/√2 इज अ इरेशनल नंबर। इसी के साथ हमारा क्या होता है, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन भी खत्म होता है। लास्ट दो क्वेश्चन बचे हुए हैं बच्चों, साथ ही साथ आपकी एनर्जी ऐसी बने रहनी चाहिए। चलिए अब हम करने जा रहे हैं थर्ड का सेकंड क्वेश्चन, जो कि है 7√5। इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे। क्या ये अकेला √5 है, नहीं, √5 के साथ कुछ और नंबर लिखा हुआ है, तो ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, सो वापस से हम क्या लिखेंगे, लेट अस
assume that 7 root 5 is a rational number. तो इसी के साथ क्या हो जाएगा, 7 root 5 इक्वल टू a अपॉन b लिखा जा सकता है, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स. अब हम क्या करेंगे, √5 को हमें अकेला करना है, तो हम 7 को क्या कर देंगे, p के पास भेज देंगे. अब हम यहां लिखेंगे हियर a एंड b आर इंटीजर्स. सो जो भी यहां बना है a अपॉन 7b इज अ रेशनल नंबर. ऑल्सो √2 इज अ, सॉरी √2 नहीं, √5, क्योंकि ये अगर रेशनल है तो इसके सामने वाला भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा. तो इज अ रेशनल नंबर. बट अंडर रूट वाले नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं. बट √5, बट वी नो दैट √5 इज अ irrational नंबर. इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, ये √5 हमने रेशनल बोला, लेकिन √5 तो क्या होता है एक्चुअली में, इरेशनल होता है. तो हम यहीं पर लिख देंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen due to our incorrect assumption. हमने शायद कुछ ना कुछ तो क्या कर लिया था, गलत मान लिया था, हमने कोई ना कोई गलत assumption ले लिया था. This contradiction has arisen due to our incorrect assumption that 7 √5 is a rational number. Hence, 7 √5 is a irrational number. और इसके साथ हमारा क्या होता है, 7 √5 को प्रूफ करना इरेशनल नंबर भी खत्म होता है. चलिए लास्ट क्वेश्चन पे जाते हैं पूरी हमारी एक्सरसाइज के. चलिए बच्चों, हम आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पे हमारे चैप्टर के, जो कि है 6 + √2. और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी पूरी तरीके से खत्म होता है. ये आखिरी क्वेश्चन करने के बाद अगर आपको फिर भी कोई डाउट बच जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत अच्छी लगी हो और आपको कुछ सीखने मिला हो, थोड़ा बहुत भी सीखने मिला हो, तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा. चलिए इस क्वेश्चन को और खत्म करते हैं. फिर से हम क्या करेंगे, लेट अस assume that 6 + √2 is a rational number. 6 + √2 is a rational number. तो 6 + √2 अगर रेशनल नंबर है तो हम इसको फिर से क्या लिख देंगे, 6 + √2 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स. तो हम लिख सकते हैं, अगर हमें √2 का अकेला करना है तो a अपॉन b -6, और इसी को हम लिख देंगे a अपॉन a -6b अपॉन b. ठीक है, क्योंकि इसके पास भी b डिनोमिनेटर में नहीं है, तो हमने b का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया. चलिए सो हम लिख देंगे यहां पर हियर a एंड b आर, हियर a एंड b आर इंटीजर्स, हियर a एंड b आर इंटीजर्स. सो जो भी बना है ये a -6b अपॉन b इज अ रेशनल नंबर. ये क्या है, एक रेशनल नंबर है. ऑल्सो √2 इज अ रेशनल नंबर. क्यों, क्योंकि वो एक रेशनल नंबर के सामने ही है. बट वी नो दैट √2 is a irrational
नंबर। रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। हमें तो पता है भाई, हर रूट रूट वाले नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये तो आप क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हैं। तो हम वापस से वही लैंग्वेज लिख देंगे हमारी, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर इनकरेक्ट assumption that, क्या क्या इनकरेक्ट assumption हो गई हमारी, कि 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। हमसे क्या गलती हो गई कि हमने स्टार्टिंग से क्या मान लिया था कि 6 + √2 जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। और यही हमसे क्या हो गई थी, गलती हो गई। तो 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर, हेंस इज अ इरेशनल नंबर। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। हमने इस चैप्टर में पूरी तरीके से क्या एक्सप्लेनेशन समझी है, कोर से हमने समझा है कि क्या क्या थ्योरम इसमें यूज हुई है, छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी के बारे में भी हमने जाना है अच्छे से। और जितने भी क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के, वो हमने सारे पूरे के पूरे आपके सामने बोर्ड पे सॉल्व हुए हैं, और उसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन करा है। फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो बच्चों, या फिर आपको कोई और आपकी जो ख्वाहिश है कि मैं इसको समझा दूं, उसको और अच्छे से समझा दिया होता काश सर, तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्प लगी हो, आपको लगा हो कि हाँ कुछ सीखा है आपने, तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मैं आपके प्यार की वजह से ही आगे जा पाऊंगा, आपके आशीर्वाद की वजह से ही आगे जा पाऊंगा। बाकी थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।